Hello student. Today we are going to start the Bohr model. So first let's talk about why the Bohr proposed his model, because in atomic model we discuss about the Rutherford model and Thomson model, but there is a drawback in case of the Rutherford model. That means the Rutherford is not able to explain the stability of the atom, how the atom will be stable. So in order to explain the facts of the stability of the atom, Bohr proposed his model, which is known as Bohr model for the atom, and this model was given by Niels Bohr in 1913. Clear? So let's consider what was the drawback of the Rutherford. Clear? You know very well, he just suggested that the electron will revolve around the nucleus, and after all it will emit energy and finally it will fall, and this was the explanation given by the Maxwell, understand? But Rutherford was not able to explain this fact, and that's why his model was discarded. So here we have to talk about what is the Bohr model. First of all, I will talk about here for the Bohr model. Bohr suggested that the space around the nucleus where the electron revolves continuously, it is divided in a very fine circular path, and that circular path is considered as the cell. Clear? And these cells have fixed energy, and if the electron will revolve in the particular cell, then its energy will be remain as the same, and in this way we can say that the stability of the atom will be as very much. That means there will be no any effect for the stability of the atom. It was explained by the Bohr. So let's consider what is the Bohr model. According to this model, in an atom, the first point, in an atom electron is revolving in a well defined circular path. जैसा मैंने आपको बताया कि बोर ने बताया कि जैसे एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो स्पेस है, ठीक है, वो कई सारे सर्कुलर पाथ में क्या होता है, डिवाइड होता है. ठीक है, यहाँ वही कहा जा रहा है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस. यानी जो सर्कुलर पाथ होता है, जो सर्कुलर पाथ आप यहाँ देख रहे हो, इसका जो रेडियस होता है वो फिक्स्ड होता है, और इसकी एनर्जी जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, और इसी सर्कुलर पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट का, या इसी को हम सेल कहते हैं. क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन विथ टाइम. यानी यहां पर कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट के अंदर, इस सेल में जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी है वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती. क्लियर? यानी जब तक हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में तब तक उसकी खुद की एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. जैसे मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को जैसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेजना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसको हमें जैसे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर में जाएगा, या अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो ऐसे केस में एनर्जी हम किसका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का. तो यहाँ पर अपने आप कोई प्रोसेस नहीं होगा जब तक हम एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं लाते. थर्ड पॉइंट, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर डिजाइनेटेड. यानी जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो सेल हैं उनको डिजाइन किया गया, यानी उनको एक सिंबलाइज किया गया है KLMN करके. आप देख रहे हैं KLMN, और जैसे यहाँ पर वैल्यू जो K सेल के लिए है वो 1 है, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है और N के लिए 4 है. यानी ये N की वैल्यू है, N इज इक्वल टू 1 तो K सेल होगा, N इज इक्वल टू 2, सो ऑन. आगे हम बात करेंगे. फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अलग अलग सेल है यानी KLMN, तो अगर K में इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, तो K में ही वो रहेगा, L में है तो L में ही रहेगा, M में है तो M में रहेगा. तो
क्या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते करते अपने ऑर्बिट को चेंज भी कर सकता है, यानी के का इलेक्ट्रॉन एल में, एल का इलेक्ट्रॉन के में, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। Only those energy orbitals are permitted for the electron in which the angular momentum of electron is a whole number multiple of h upon 2 pi। यानी ये इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वही दोज एनर्जी ऑर्बिटल आर परमिटेड, यानी वही ऑर्बिटल परमिट होगा, वही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल यानी सेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, या इसको हम L इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब n क्या है? n इज द वैल्यू ऑफ द सेल और n इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल। यहाँ पर L जो है एंगुलर मोमेंटम है और L की वैल्यू जो होता है वो mvr होता है। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब L की जगह हम mvr पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? mvr इज इक्वल टू ऐसे NH अपॉन 2 पाई, यानी हर एक ऑर्बिटल हर एक सेल के लिए n की वैल्यू यानी एंगुलर मोमेंटम ये जो है वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम n इज इक्वल टू अगर 2 रखें तो mvr एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऐसे तीसरे के लिए अगर देखेंगे तो mvr इज इक्वल टू 3h अपॉन, यानी ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होने वाला है और उसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि अगला पॉइंट क्या है। चलिए, जैसे रदरफोर्ड मॉडल अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये एटम है और एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप दो तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, यानी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक ये हो गया जिसको हम Fe से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या है? अगर मान लीजिए हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो ये बीच ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए? ठीक है, तो आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहा है? तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पढ़ा होगा दो तरह के फोर्स यहाँ पर होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन के कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन से ये जनरेट होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम Fe से डिनोट करेंगे। तो हम अगर अलग अलग वैल्यू लिखें तो Fe की जो वैल्यू है Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। ये जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये वैल्यू फिजिक्स के टर्म से ये दिया गया है। यहाँ Q1 जो है वो पहला चार्ज है और Q2 जो है वो दूसरा चार्ज है। ठीक है,
और FC जो है FC इज इक्वल टू होता है mv² अपॉन r। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू को मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें कि FC FE अपॉन इज इक्वल टू FC, तो क्या होगा ये FE की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ऐसे होगा, क्लियर है। अब हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हो कि Q1 और Q2 की जगह अगर हम Q1 पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन है और Q2 जो है वो न्यूक्लियस है Ze, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू Ze अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ऐसे होगा। अब आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर होगा क्या, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze² अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन ये मिल गया है। ऐसे हम इसको लिख दिए। ठीक है, क्लियर।